आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। धीरे धीरे करके हम ग्रामर के सारे टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं और यदि आपने अभी तक हमारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाएँ, उनको अवश्य देखें, क्योंकि आज जो हम टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं वो टॉपिक कहीं ना कहीं उन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 से आगे का है। आप मान सकते हैं कि इसको आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट 4 कह सकते हैं। वास्तव में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और आप यकीन मानिए आज का वीडियो देखने के बाद में आपका वर्ब्स को देखने का परसेप्शन एकदम से बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में हमें डिफरेंट टाइप से वर्ब्स देखने को मिलते हैं। किसी में हमें नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब देखने को मिलेगा, किसी में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो हम डिफाइन करने वाले हैं वर्ब्स की ईच एंड एवरी कैटेगरी को डिफाइन करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा आप देखें, जो टाइप्स ऑफ वर्ब होता है वो कोई एक प्रकार का नहीं होता है और टाइप्स ऑफ वर्ब कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक। और अगर आप देखें इसमें फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब्स किसको कहते हैं, मेन वर्ब, प्रिंसिपल, लेक्सिकल वर्ब्स क्या होता है, लिंकिंग और नोशनल कॉपुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आज हम टॉपिक में 1 बाय 1 कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे वीडियो को 2 पार्ट में कवर करेंगे। थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब आप वर्ब्स को स्टडी करेंगे तो ये जो वर्ब्स हैं कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि ये आप जानते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में थोड़ा समझ चुके हैं कि जो टेंसेज होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, प्योरली वर्ब्स पर आधारित होते हैं। टेंस क्या होते थे भाई, हम पढ़ चुके हैं। टेंस वास्तव में कुछ नहीं थे, क्या थे, फॉर्म ऑफ वर्ब थे, जो क्या दिखा रहे थे हमें, स्टेट ऑफ एन एक्शन और टाइम ऑफ एन एक्शन। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो थोड़ा सा 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब टाइप होता है वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब्स। सेकेंड टाइप क्या है, ऑक्सिलरी ऑब्लिक हेल्पिंग वर्ब्स। थर्ड टाइप मेन, प्रिंसिपल ऑब्लिक लेक्सिकल वर्ब्स। फोर्थ लिंकिंग ऑब्लिक नोशनल ऑब्लिक कॉपुलर वर्ब्स। फिफ्थ स्टैटिक वर्ब्स ऑब्लिक डायनामिक वर्ब्स। सिक्स्थ ट्रांजिटिव ऑब्लिक इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सेवंथ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। एट्थ मूड वर्ब्स, जो कि आपके लिए क्या एकदम नया टॉपिक हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। नाइन्थ मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। 10th कॉजेटिव वर्ब्स। 11th इनकॉजेटिव वर्ब्स एंड 12th नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आपको इसमें से बहुत से टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए, मेरा मानना है, बिल्कुल एकदम नए होंगे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, 1 बाय 1 हम डिफाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। द वर्ब्स which get changed according to their subject and tense। आप कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन तथा टेंस के अनुसार क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। सब्जेक्ट क्या, नंबर एंड पर्सन तथा टेंस के अनुसार क्या होती हैं, बदल जाती हैं। क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं हम। अगर एक एग्जांपल लें, Raman write a letter. Is this sentence correct or not? You will say that this sentence is wrong. Why? Reason? What is the reason? So you will say that here you are using right, that is not correct because our subject is singular. Our subject is singular and you are using right. It means you have to write rights. Now this sentence is correct. अब ये जो वर्ब में परिवर्तन हुआ है वो किसके अकॉर्डिंग हुआ है, यू विल से दैट कि यहां पर जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहां पर, राइट्स लिखा है। एक सेंटेंस और लिख ले हम। इज दिस सेंटेंस करेक्ट, नो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। क्या एरर है भाई इसमें, अगर देखा जाए तो यहां तो सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है
और हमने क्या किया है, B1 में S/ES भी जोड़ा है, यट फिर भी क्या है, यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। रीजन हमने क्या बोला भाई कि ऐसी क्रियाएं जो किसके अनुसार बदल जाती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। एक तो हमने बताया किसका प्रभाव होता है इन क्रियाओं पर, सब्जेक्ट का प्रभाव होता है। दूसरी बात किसका प्रभाव होता है, टेंस का प्रभाव होता है। इट मीन्स यहां पर अगर आप देखें टाइम ऑफ एन एक्शन क्या है, यहां पर यस्टरडे है। इट मीन्स यहां पर ये इनकरेक्ट, आपको क्या लिखना पड़ेगा, रोट। तो इट मीन्स नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्या होती है फाइनाइट वर्ब। ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन तथा टेंस के अनुसार क्या होती हैं, बदल जाती हैं, क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। नाउ दिस इज क्लियर। और एक दो एग्जांपल और लिख लें हम। अगर आपसे पूछा जाए भाई ये यहां पर क्या है, सही है, आप कहोगे दिस इज रॉन्ग। रीजन वही दोगे आप लौट कर कि भाई सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर है, क्या कर दीजिए, इसको एज कर दीजिए। तो अब आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ पा रहा होगा फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, जो क्रियाएं अपने सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन तथा टेंस के अनुसार क्या होती हैं, बदल जाती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगला टॉपिक है हमारा हेल्पिंग ऑब्लिक ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसी के साथ में हम थर्ड टॉपिक भी स्टडी करेंगे। कौन सा वाला, मेन ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑब्लिक लेक्सिकल वर्ब्स। दोनों टॉपिक्स को साथ साथ लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसा कि हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पार्ट में हमने समझा था कि एक जो वर्ब होती है वो सेंटेंस के अंतर्गत किसका कार्य करती है भाई, हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य कर सकती है, और किसका कार्य कर सकती है, मेन वर्ब का भी कार्य कर सकती है। अब इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि वो हेल्पिंग वर्ब कब होती है और मेन वर्ब कब होती है। इट मींस किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा आती है किससे पहले, मेन वर्ब से पहले। इट मींस किसी सेंटेंस में यदि मेन वर्ब नहीं है तो वहां पर आप किसका यूज नहीं कर सकते, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते। लेकिन मेन वर्ब एक सेंटेंस में कैसे आ सकती है भाई, अकेले आ सकती है। इट मींस आप लिख सकते हो क्या होता है एक सेंटेंस में, मेन वर्ब क्या होती है भाई, कंपलसरी होती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब कोई कंपलसरी नहीं होती है। एक सेंटेंस किसके सारे बन सकता है, सिर्फ मेन वर्ब के सारे बन सकता है। एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लिखें, साक्षी sang a song yesterday। अब थोड़ा सा समझें भाई यहां पर। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर ये किसका कार्य कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य कर रहा है, या फिर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। इट मींस यू कैन से दैट हियर इट इज फंक्शनिंग एज मेन वर्ब। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। इट मींस यहां से कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि एक सेंटेंस में क्या हो सकती है, अकेली मेन वर्ब हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट कंपलसरी। क्या नहीं होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट कंपलसरी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस लिखूं मैं। अब थोड़ा सा समझें सेंटेंस को। यू विल सी इन दिस सेंटेंस देयर आर टू वर्ब्स, वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड अनदर इज मेन वर्ब। अब यहां पर भाई हेल्पिंग वर्ब क्या कार्य कर रही है, हेल्पिंग वर्ब कार्य कर रही है सेंटेंस निर्माण में, सेंटेंस फॉर्मेशन में, किसका, मेन वर्ब का। तो इट मींस यहां से आप कॉन्क्लूजन क्या निकाल सकते हो भाई, हेल्पिंग वर्ब ऑब्लिक ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम क्या होता है, क्या करना, सेंटेंस फॉर्मेशन में, किसमें, सेंटेंस फॉर्मेशन में किसकी मदद करना, मेन वर्ब की मदद करना। आप कह सकते हो हेल्पिंग ऑब्लिक ऑक्सिलरी वर्ब्स एक ही वर्ब्स को कहते हैं, क्या कार्य होता है इनका, सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या करना भाई, मेन वर्ब की मदद करना। क्या कंपलसरी है किसी सेंटेंस में हेल्पिंग ऑब्लिक ऑक्सिलरी वर्ब्स का आना, नो, दोनों एक ही नाम होते हैं।
ये जरूरी नहीं है, हमने यहां पर लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब इज नॉट कंपल्सरी इन अ सेंटेंस। कई बार सेंटेंस आपको किसके सहारे से मिल जाता है, सिर्फ मेन वर्ब के सहारे से मिल जाता है, वो क्या होता है आपका करेक्ट होता है। आई थिंक आपको अब क्लियर हो पा रहा होगा हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं भाई, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्या होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जो सेंटेंस निर्माण में किसकी सहायता करती हैं, मेन वर्ब की मदद करती हैं, क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। बाकी देखा जाए बेटा मेन वर्ब क्या होती हैं, प्रिंसिपल या फिर लेक्सिकल वर्ब्स कह लो, ये क्या करती हैं, ये सेंटेंस फॉर्मेशन या फिर हमारे किसको दर्शाती हैं, एक्शन को दर्शा सकती हैं। किसको दर्शा सकती हैं, एक्शन को दर्शा सकती हैं, स्टेट को भी दर्शा सकती हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो पा रहा होगा क्या विदाउट मेन वर्ब कोई सेंटेंस पॉसिबल है, विदाउट मेन वर्ब कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिंकिंग वर्ब। थोड़ा इस टर्म को लेकर चलते हैं। एक ही वर्ब के नाम है, आप कह सकते हो लिंकिंग वर्ब, या फिर उनको क्या कह सकते हो, नोशनल वर्ब, या फिर क्या कह सकते हो उनको कॉपुलर वर्ब्स भी कह सकते हो। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन किया जाए लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं। जैसा कि आपको यहां पर समझ में आ पा रहा है, लिंक क्या करना भाई, लिंक करना, किसको लिंक करना, एक सब्जेक्ट को लिंक करना, किससे, उसके कॉम्प्लीमेंट से, किससे, उसके कॉम्प्लीमेंट से। जब कोई वर्ब क्या करती है, सब्जेक्ट को जोड़ती है, किससे जोड़ती है, उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, तो वह क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है। और ध्यान रखना है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या हो सकता है, या तो एक नाउन हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, एक नाउन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट हमेशा या तो एक नाउन होता है या फिर क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। अब थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब्स को हम डिफाइन करने, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं हम समझ चुके हैं, ऐसी वर्ब्स जो क्या करें, सब्जेक्ट को जोड़ें उसके कॉम्प्लीमेंट से, क्या कहलाती हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। अगर मैं इनकी कैटेगरी की बात करूं, इज, एम, आर, बाज, बर, आप इनको टू बी वर्ब्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, टू बी वर्ब्स भी कह सकते हो। अब ये क्या शो कराती है, ये क्या शो कराती है हमें, स्टेट, क्या शो कराती है भाई, स्टेट शो कराती है। अब थोड़ा सा एग्जांपल लिखें हम, सी इज अ टीचर। इन दिस सेंटेंस सी क्या है, एक सब्जेक्ट है। अब यहां पर क्या लिखना हमारा, अ टीचर लिखना, इसका मतलब क्या दर्शा रहा है हमें, सी इक्वल टू टीचर, यानी वह क्या है, एक टीचर है। इज जो किसका कार्य कर रहा है, यहां पर लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। एक और एग्जांपल लिखें हम, ही इज रिच, इट मींस ही इक्वल टू रिच। अब यहां से हम समझ पा रहे होंगे भाई लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। एक दो एग्जांपल और ले लें बेटा, यहां पर हमने क्या लिखा, रमन बाजा गुड बॉय, यहां से आप क्या कर दीजिए, रमन इक्वल टू गुड बॉय। अब आप क्लियर कर पा रहे होंगे कि भाई टू बी वर्ब्स क्या होती हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, टू बी वर्ब्स की एक ही कैटेगरी नहीं होती है, इनकी और भी कैटेगरियां होती हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करें। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं, एक और टॉपिक होता है इसी में, लिंकिंग वर्ब का एक और रूप होता है, उन्हें हम कहते हैं अदर देन टू बी वर्ब्स, या फिर क्या कह देते हो आप इनको, वर्ब्स ऑफ इनकंप्लीट प्रेडिकेशन। क्या कह देते हो भाई आप, वर्ब्स ऑफ इनकंप्लीट प्रेडिकेशन। इट मींस यहां पर ये जो कैटेगरी हम लिखने जा रहे हैं अदर देन टू बी वर्ब्स, वो क्या होती हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। क्या होती है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहलाती हैं। जैसे टेस्ट, फील, रिजेंबल, हियर, सी, सीम,
ETC कर देते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे, ये हमने क्या बोला है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं, या फिर आप कह सकते हो ये एक प्रकार की लिंकिंग वर्ब होती है, लेकिन हमने क्या बोला, ये अदर देन टू वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं। जब आप कहते हो हनी टेस्ट्स स्वीट, अब आपने देखा यहां पर ये किसका कार्य कर रहा है भाई, कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, ये क्या इसका सब्जेक्ट है। अब इसको जो जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसको जो जोड़ने का कार्य कर रहा है, आप उसको कौन सी वर्ब कहोगे, यहां पर लिंकिंग वर्ब। क्या कहोगे, लिंकिंग वर्ब। या फिर आप क्या कहोगे, अदर देन टू वर्ब्स, जो एजेएमआर बाज वर्ब से क्या होती हैं, हटकर होती हैं, वो क्या कहलाती है, अदर देन टू वर्ब्स कहलाती हैं। या फिर आप कह सकते हो क्या होती हैं, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं। इनको क्या होती है, जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है, अपने सेंसेस को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो इट मींस यहां पर आप लिख सकते हो हनी इक्वल टू स्वीट। एक दो एग्जांपल और लिख ले, ही सीम्स टू बी सैड, वह कैसा प्रतीत होता है भाई, दुखी प्रतीत होता है। क्या बता रहा है ये, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन बता रहा है, माइंड की इमोशन को बता रहा है। इट मींस वो क्या है भाई, कैसा है, दुखी है, ही, और वो क्या है, सैड है। नाउ वी कैन से कि ये क्या होती है भाई, एक प्रकार की लिंकिंग वर्ब भी होती है। बस थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है कि वहां पर वो एजेएमआर बाज वर्ब वो प्योरली क्या होती है, लिंकिंग वर्ब, और इनको हम क्या कह सकते हैं, अदर देन टू वर्ब्स। ये एक प्रकार की क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स ही होती हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है समझना इसको, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वर्ब्स। अब ऐसी वर्ब्स जो किसको दर्शाएं, स्टेट को दर्शाएं, किसको दर्शाएं भाई, हमारे स्टेट को दर्शाएं। या फिर आप कह सकते हो नॉन एक्शन वर्ब्स। क्या कह रहे हैं हम, नॉन एक्शन वर्ब्स क्या कहलाती हैं, स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं। डायनेमिक वर्ब्स क्या होती हैं, जो एक्शन को शो कराती है। एक्शन वर्ब क्या कहलाती है भाई, डायनामिक वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे सिंग, जंप, राइट, प्ले, ये सब की सब क्या है, डायनामिक वर्ब्स हैं। क्यों है भाई डायनामिक वर्ब्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किसको शो करा रही हैं, एक्शन को शो करा रही हैं। जब मैं लिखता हूं इन दिस सेंटेंस, जब आप किसको यूज करते हो, सिंग को यूज करते हो, तो यहां से क्या डिनोट होता है भाई, एक्शन डिनोट होता है। वह क्या कर रहा है, गीत गा रहा है। इट मींस क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो इन वर्ब्स को हम क्या कह देते हैं, डायनामिक वर्ब्स कहते हैं। एक और एग्जांपल लिख लें हम, वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्या खेल रहा है, एक फुटबॉल मैच खेल रहा है। इट मींस अब कह सकते हो कि यहां पर जो प्लेइंग है वो आपकी क्या है, एक डायनामिक वर्ब है। क्या है भाई, एक डायनामिक वर्ब है। क्यों है, अब आप रीजन जस्टिफाई कर सकते हो, बिकॉज इट क्या कर रही है भाई, इट इज शोइंग एन एक्शन। और ऐसी क्रियाएं जो किसको दर्शाती हैं, एक्शन को दर्शाती हैं, क्या कहलाती हैं, डायनामिक वर्ब्स कहलाती हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हमने क्या बोला था, स्टैटिक वर्ब जो किसको न दर्शाएं, एक्शन को न दर्शाएं, बल्कि किसको दर्शाएं, स्टेट को दर्शाएं, क्या कहलाती हैं, हमारी स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं। अभी अब थोड़ा सा पढ़कर आए थे, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्या पढ़कर आए थे भाई हम, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वो सब की सब क्या होती हैं, स्टैटिक वर्ब होती हैं। क्या होती हैं, स्टैटिक वर्ब होती हैं। इसकी ब्रॉड कैटेगरी होती है, कई प्रकार की होती हैं, सूची आपको देखने को मिल जाएगी। यहां पर हमने क्या बोला भाई, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। थोड़ा सा लिख लेते हैं, टेस्ट, स्मेल, फील, सीम, बिलोंग, ओन,
हैव, possess, resemble, etc। यहां पर आपको मैंने पूरी कैटेगरी बता दी है किनकी भाई, स्टैटिक वर्ब्स की। क्यों कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स इनको, बिकॉज दीज वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म ऑब्लिक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्या नहीं कर सकते आप इन वर्ब्स को किस में यूज नहीं कर सकते, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या कहलाती हैं, स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं। कैसी वर्ब्स होती हैं ये, नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं, यानी ये क्या बता सकती हैं, माइंड के स्टेट को बता सकती हैं, पोजेशन को दर्शा सकती हैं, फीलिंग्स को दर्शा सकती हैं, लेकिन ये किसको नहीं दर्शा सकती, एक्शन को नहीं दर्शा सकती, इसलिए ये क्या कहलाई, स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं। एग्जांपल लिख लें, एक टेस्ट कैसी वर्ब है, एक स्टैटिक वर्ब है। रीजन क्योंकि ये बस क्या बता रही है, स्टेट को बता रही है, स्वाद को बता रही है, कैसा है भाई, स्वीट है, मीठा है। इट मीन्स यहां पर कोई भी सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि क्या ये वर्ब्स डायनामिक वर्ब्स नहीं बन सकती हैं? यस, कुछ एक स्टेट में ये स्टैटिक वर्ब्स कैसे यूज हो सकती हैं, डायनामिक वर्ब्स की तरह यूज भी हो सकती हैं। आई थिंक आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक वर्ब्स को क्या बनाकर, डायनामिक वर्ब बनाकर हम यूज कर रहे हैं। और वो कौन सी कैटेगरी कहलाती है, वो स्टैटिक वर्ब्स को जब हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या कर लेती है, अपने सेंस को परिवर्तित कर लेती हैं। वास्तव में वो फिर स्टैटिक वर्ब नहीं रहती हैं, वो कैसी वर्ब बन जाती हैं, या तो क्या बन जाती है, डायनामिक वर्ब्स, या फिर कैसी एक और कैटेगरी होती है, क्या होती है, कॉपुलर वर्ब वाली। तो आप कह सकते हो कि कुछ स्टैटिक वर्ब कैसे यूज हो जाती हैं, कॉपुलर वर्ब की भांति भी यूज हो जाती हैं। आई थिंक अब आपका क्लियर हो पा रहा होगा कि स्टैटिक वर्ब क्या होती हैं और डायनामिक वर्ब क्या होती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा ट्रांजिटिव ऑब्लिक इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बहुत आसान है इसको समझना, थोड़ा सा मैं आपको पहले बहुत इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद फिर आगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर थोड़ा सा आप इनको हिंदी में देखें तो इनको कहते हैं सकर्मक। क्या कहते हैं भाई, सकर्मक क्रियाएं। और इनको आप क्या कहते हो, अकर्मक। यानी एक ही बार में चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ऐसी क्रियाएं जो किसके बगैर आए, ऑब्जेक्ट के बगैर आए, क्या कहलाएंगी, इंट्रांजिटिव। और ऐसी क्रियाएं जो किसके साथ आए, सधन कर्म, अर्थात कर्म सहित। कैसे आए भाई, कर्म के साथ आए, वो क्या कहलाएंगी, वर्ब्स आपकी ट्रांजिटिव कहलाएंगी। और जो किसके आए, बिना कर्म के आए, वो क्या कहलाती हैं, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। इट मींस जब क्या होता है, एक वर्ब को रिक्वायरमेंट होती है, किसकी होती है भाई, एक ऑब्जेक्ट की, वो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे राम गेव मी अ बुक, यहां पर आप कैसे यूज कर रहे हो इसको, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज कर रहे हो। आपको कैसे पता चला कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यहां पर आप कहोगे भाई इसमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या एक ट्रांजिटिव के बाद दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आ सकते हैं। आप थोड़ा सा समझिए, ट्रांजिटिव भी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है क्या, मोनोट्रांजिटिव। क्या होती है भाई, मोनोट्रांजिटिव। और एक क्या होती है, डाइट्रांजिटिव। Whenever you find a single object in a sentence, that is called monotransitive, or whenever you find two objects in a sentence, that is called ditransitive। अब थोड़ा सा हम समझ लें, आपको क्या है यहां पर भाई, कितने ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं, टू ऑब्जेक्ट्स। एक क्या है, ये वाला, और एक क्या है, ये वाला। इट मीन्स इसमें क्या है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी वर्ब का पता लगाने के लिए कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं, जनरली आप दो प्रश्न पूछिए। क्या, एक तो आपको क्या प्रश्न करना है, क्वेश्चन क्या पूछेंगे भाई आप, एक तो क्या कर दीजिए, क्या प्रश्न कर दीजिए। और एक प्रश्न करना है आपको, किसे ऑब्लिक किसको। इट मीन्स ये क्या कहलाता है, व्हाट क्वेश्चन, और ये क्या कहलाता है,
whom क्वेश्चन। जो आपको व्हाट क्वेश्चन का रिप्लाई मिलता है, राम ने मुझे क्या दिया, एक किताब दी, और यह कैसा ऑब्जेक्ट कहलाता है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट कहलाता है भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और राम ने एक पुस्तक किसको दी, तो आप आंसर देते हो मी, और यह कैसा ऑब्जेक्ट कहलाया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट कहलाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो तरीके हैं पहचानने के कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन अवर सेंटेंस। एक क्या है भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इजीली लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि जो हमें क्या प्रश्न का उत्तर देता है वो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसे या फिर किसको प्रश्न का उत्तर देता है वो क्या कहलाता है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब कभी एक सेंटेंस में हमें क्या मिल जाए, ऑब्जेक्ट का जिक्र मिल जाए, तो वह क्या कहलाता है हमारा, क्या वो जो वर्ब है वो क्या कहलाती है, वो कैसी वर्ब कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब थोड़ा सा इधर समझें, इंट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जांपल लिख दूं मैं, शी इज स्लीपिंग। शी इज स्लीपिंग, और आपसे पूछा जाए कि यहां पर स्लीपिंग कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, यू कैन सी देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड यू नो व्हेन अ वर्ब कंसिस्ट नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगी भाई ये, इंट्रांजिटिव कहलाएगी। एक और सेंटेंस लिख दें, ही इज बीपिंग। आपसे पूछा जाए कि कैसी वर्ब है भाई यहां पर ये, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। जब आपको क्या मिल जाए एक सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो वह क्या कहलाती है, हमारी ट्रांजिटिव कहलाती है। और जब आपको एक सेंटेंस में क्या नहीं मिलता है, एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं हम, क्या प्रश्न करके, क्या क्वेश्चन करना है हमें, क्या प्रश्न करना है और कैसे प्रश्न करना है, तो वो कैसी वर्ब कहलाती है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें एक चीज और समझनी है हमें, ध्यान देंगे। कुछ वर्ब क्या होती हैं, ऑलवेज ट्रांजिटिव होती हैं, कुछ क्या होती हैं, ऑलवेज इंट्रांजिटिव होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव होती हैं। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान समझेंगे। किसी सेंटेंस में हमारा यह कहना कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ऐसा ना कह के बस हम इतना कहें कि वर्ब का यूज ट्रांजिटिवली हुआ है कि इंट्रांजिटिवली हुआ है, वह ठीक है। अब थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिख दूं मैं, और मैंने क्या लिख दिया, राम गेव, और मैं अब आपसे पूछूं कि भाई मुझे थोड़ा सा बता दो कि यह वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। अब आप ये कहोगे कि भाई पता नहीं चल पा रहा है कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। फिलहाल आपके मन में यह आ रहा होगा क्योंकि इसमें आगे क्या नहीं दे रखा है, कुछ आगे नहीं दे रखा है यहां पर, तो आप ये कहोगे ये कैसी है भाई, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ध्यान देना, कुछ वर्ब्स क्या नहीं हो सकती हैं, कभी भी इंट्रांजिटिव में यूज नहीं हो सकती। हम क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी बात को समझेंगे। कुछ वर्ब्स क्या होती हैं, ऐसी होती हैं जो कभी भी किस फॉर्म में यूज नहीं हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव अवस्था में यूज नहीं हो सकती हैं। जैसे थोड़ा ध्यान देंगे, ऐसी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं जो सदैव कैसी रहती हैं, ट्रांजिटिव रहती हैं, किल, गिव, टेल। ये वर्ब्स ऑलवेज कैसे यूज होती हैं भाई, ट्रांजिटिव। आपका क्या लिखना, राम गेव, राम ने दिया, क्या दिया, किसको दिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। इट मीन्स आपको यह कंटिन्यू करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राम गेव मी अ बुक। तो नाउ यू कैन से दैट के कुछ वर्ब्स हमेशा क्या रहती हैं भाई, ऑलवेज ट्रांजिटिवली यूज होती हैं, वो कभी भी इंट्रांजिटिव नहीं बन सकती हैं। अब थोड़ा सा मैं अगली कैटेगरी पर ध्यान दूं। मैंने क्या बोला है, कुछ वर्ब्स हमेशा कैसी रहती हैं, ऑलवेज इंट्रांजिटिव रहती हैं। जैसे स्लीप, बीप। सेंटेंस लिखूं मैं, राम इज स्लीपिंग। आप कह सकते हो कि यहां पर आप क्या नहीं कर सकते, इनका यूज नहीं कर सकते। कैसे यूज नहीं कर सकते, ट्रांजिटिव रूप में यूज नहीं कर सकते इनको। आप क्यों नहीं कर सकते भाई, रीजन बताइए। क्योंकि इनके पास कभी भी क्या नहीं हो सकता है,
इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं वो वर्ब कभी भी ट्रांजिटिव नहीं हो सकते। इट मींस यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि कुछ क्रियाएं सदैव ट्रांजिटिव रहती हैं, कुछ क्रियाएं सदैव कैसी रहती हैं, इंट्रांजिटिव रहती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे सभी, हमने क्या बोला है, कुछ क्रियाएं क्या होती हैं, बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव की तरह यूज हो सकती हैं। जैसे समझते हैं, सिंग, प्ले। एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जब मैं लिखता हूं राम इज प्लेइंग और मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां पर प्लेइंग का यूज कैसे हुआ है, ध्यान देना मैं जो कहना चाहता हूं, मैंने क्या बोला कि यहां पर जो क्या है, आपकी जो वर्ब है ये वाली, मैंने आपसे क्या पूछा है कि मुझे बस इतना बताइए कि इस वर्ब का यूज ट्रांजिटिवली हुआ है कि इंट्रांजिटिवली हुआ है। मैंने ये नहीं पूछा कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, मैंने बस इतना पूछा कि आप इसे सेंटेंस में कैसे यूज कर रहे हो, ट्रांजिटिवली कि इंट्रांजिटिवली। इट मींस आप क्या कहोगे, ये वर्ब कैसे यूज हुई है यहां पर, इंट्रांजिटिवली। क्यों हुई है, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। क्या सेंटेंस के सेंस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं। सेंटेंस का सेंस क्या है, कंप्लीट है, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। एक और सेंटेंस लिख दूं मैंने क्या लिख दिया, राम इज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच। राम क्या कर रहा है भाई, एक क्रिकेट मैच खेल रहा है। और मैं आपसे पूछूं यहां पर आप प्लेइंग का कैसे यूज कर रहे हो, अब ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ या इंट्रांजिटिवली, ना यू कैन से दैट, हम कैसे यूज कर रहे हैं इसको, एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला भाई कि कुछ क्रियाएं सदैव ऑलवेज ट्रांजिटिव रहती हैं, अर्थात उनको हम क्या नहीं बना सकते, इंट्रांजिटिव नहीं बना सकते। किल, गिव और टेल। आगे थोड़ा सा ध्यान दें हम, कुछ क्रियाएं सदैव इंट्रांजिटिवली ही यूज होती हैं, उन्हें हम क्या नहीं बना सकते, ट्रांजिटिव नहीं बना सकते, जैसे स्लीप और बीप। थर्ड सेक्शन हमने डिसाइड किया है कि भाई कुछ क्रियाएं क्या होती हैं, ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। आपको कैसे पता चलता है ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, आप कहते हो सेंटेंस में उनके यूज होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि वर्ब का यूज कैसे हुआ है, ट्रांजिटिवली की इंट्रांजिटिवली। जब आप देखते हो राम इज प्लेइंग और आपसे कोई पूछे कि यहां पर प्लेइंग कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, तो आप कहोगे भाई हम प्ले वर्ब को नहीं बता सकते ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, लेकिन जब वो सेंटेंस में यूज होगी तब हम जरूर बता सकते हैं कि वो ट्रांजिटिवली यूज हुई है कि इंट्रांजिटिवली। यहां पर कैसे हो रही है, इंट्रांजिटिवली। अगले सेंटेंस में आपने यहां पर देखा कैसे यूज हो रही है, ट्रांजिटिवली। अब यहां पर एक सेक्शन और आता है, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब क्या बन जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, किसका यूज करके, प्रेपोजिशन का यूज करके। आप क्या लिख रहे हो, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब और हम फिर किसका यूज कर दें, प्रेपोजिशन का यूज कर दें, किसका, प्रेपोजिशन का। तो वो कैसे ट्रीट करने लगती हैं फिर, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। जैसे ही लाफ्ड एट मी। अब यहां पर अगर आप देखो वास्तव में लाफ कैसी वर्ब है, ऑलवेज इंट्रांजिटिव रहने वाली है। कैसी है भाई, मैं लिख लूं यहां पर लाफ को, कैसी वर्ब है, ऑलवेज इंट्रांजिटिव रहने वाली है, लेकिन इस सेंटेंस में यह कैसे यूज हो रही है, अगर आपसे कोई पूछे तो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। किसकी तरह, ट्रांजिटिव वर्ब। रीजन, कारण क्या है, कारण बेटा यहां पर हमने किसका यूज कर लिया है, प्रेपोजिशन का। अब आप इसका पैसिव वॉइस भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो, पैसिव वॉइस। तो एक बात ध्यान रखना, यहां से हमने एक और कंक्लूजन निकाला है। क्या कंक्लूजन निकाला है कि किसी भी सेंटेंस का जिसका आप क्या बना पाए, पैसिव बना पाए, वहां पर उस वर्ब का यूज सदैव कैसे होता है, ट्रांजिटिवली। कैसे होता है, ट्रांजिटिवली। यानी आप कह सकते हो पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंसेस की बनती है जिसमें जो वर्ब आ रही हो कैसे आ रही हो, ट्रांजिटिवली, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब हो। क्या इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बन जाता है, नहीं। इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, किसका बनता है, केवल ट्रांजिटिव का। एक और सेंटेंस थोड़ा सा हम लिख के समझा दूं आपको, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। अब थोड़ा सा समझेंगे, मैंने आपसे पूछा कि लुक इनटू यहां पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव। अगर मैं यहां पर लुक लिख दूं, क्या लिख दूं, लुक, और लिखूं क्या, राम लुक्स सैड। मैंने क्या लिखा, राम लुक्स सैड। तो आपसे पूछूं कैसी वर्ब है भाई, आप बताओगे इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। यानी यहां से हमने क्या डिफाइन किया कि लुक ऑलवेज क्या रहती है, इंट्रांजिटिव रहती है। लेकिन जब मैंने इसके साथ क्या जोड़ा, एक प्रेपोजिशन और जोड़ा, और अब मैंने पूछा आपसे कि भाई कैसी वर्ब है ये,
ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव है, आप कहोगे दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। रीजन, आप क्या बना सकते हो, इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो। आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, किस किस कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।